Hello everyone, welcome to my history class. So dear students, we will continue chapter 2nd of class 12th King, Farmers and Towns. In our previous videos, we have completed first two topics. So today we will start from third topic, an early empire. So before starting this, we will read about the languages and scripts. Which scripts स्क्रिप्ट वो डू यू मीन बाय स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट क्या होती है जो हमारे लाइक अगर हम इंग्लिश की बात करें जो हमारे लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबैट्स होते हैं उनकी फोनेटिक्स जो फोनेटिक साउंड होती हैं उन सब से मिलके हमारे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं उनके वर्ड्स के डिफरेंट ये पूरी लैंग्वेज जो है फोनेटिक्स पे बेस है तो वो फोनेटिक वो हमारी क्या होती है स्क्रिप्ट होती है सो लैंग्वेजेस जो होती हैं वो सारी स्क्रिप्ट उनके लिए एक स्क्रिप्ट की नीड होती है जिनकी स्क्रिप्ट नहीं होती वो क्या होते हैं डायलेक्ट होते हैं मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस वर इन द प्राकृत लैंग्वेज जितनी भी अशोकन इंस्क्रिप्शन थी वो प्राकृत लैंग्वेज में थी while those in the northwest of the subcontinent were in Aramaic and Greek नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया था सब कॉन्टिनेंट में वो किस में था अरामिक और ग्रीक लैंग्वेज में मोस्ट प्राकृत इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन द ब्रह्मी स्क्रिप्ट कौन सी स्क्रिप्ट में थी प्राकृत इंस्क्रिप्शन ब्रह्मी में हाउएवर सम इन द नॉर्थ वेस्ट वर रिटन इन खरोष्टी नॉर्थ वेस्ट में कौन सी स्क्रिप्ट यूज होती थी खरोष्टी द अरामिक एंड ग्रीक स्क्रिप्ट्स वर यूज्ड फॉर इंस्क्रिप्शंस इन अफगानिस्तान सो अरामिक और ग्रीक जो थी वो वाली स्क्रिप्ट कहाँ पे यूज होती थी अफगानिस्तान में Let us start. The growth of Magadha culminated in the emergence of the Mauryan Empire. So Magadha की जो भी ग्रोथ थी जितनी भी डेवलपमेंट थी जो एमरजेंस हुई थी वो पीक पे वो चोटी पे हाइट्स पे कब थी और क्यों थी किसकी वजह से ड्यू टू द अचीवमेंट्स ऑफ मौर्यन एम्पायर पावर ऑफ मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य हु फाउंडेड द एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य ने जो इसके फाउंडर थे इस एम्पायर के कब इसको फाउंड किया था C 321 BCE C हमेशा अप्रोक्सीमेट के लिए यूज होता है 321 BCE एक्सटेंडेड कंट्रोल एज फार नॉर्थ वेस्ट एज अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान अब देखो कंट्रोल अगर हम वेस्टर्न एरिया में नॉर्थ वेस्ट में देखें तो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक एंड हिज ग्रैंडसन अशोका आर्ग्यूएबली द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द अर्ली इंडिया अगर हम बात करें अशोका के बारे में तो अशोका जो थे वो बहुत ही फेमस और पावरफुल रूलर थे अर्ली इंडिया के कनकर्ड कलिंगा कलिंगा जो आज के टाइम पे कहाँ पे है कोस्टल उड़ीसा का जो एरिया है तो ये देख लीजिए नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान तक एंड ईस्टर्न साइड में उड़ीसा तक कोस्टल उड़ीसा तक इतना वास्ट एम्पायर था अकॉर्डिंग टू मैप सी द एम्पायर ये आपको दिख भी रहा होगा यू कैन सी द पिक्चर ये जितने भी डॉट्स जितने भी यहाँ पे आपको ब्लू पर्पल और रेड जो भी पॉइंट्स दिख रहे हैं ये सब रिलेटेड थे ये सब कनेक्टेड थे ये सारे एरियाज थे मगधा एम्पायर के मौर्यन एम्पायर के फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्याज के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें पता चली कौन कौन से सोर्सेज हैं और उन सोर्सेज से क्या क्या चीज़ें क्लैरिफाई होती हैं हिस्टोरियंस हैव यूज्ड अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन एम्पायर जितने भी हिस्ट्रीज हैं उन सबको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हिस्टोरियन बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं सर्वे करते हैं लाइक उनकी कुछ पुरानी चीज़ें मिली हों वहाँ पे कितने भी आर्टिफैक्ट्स होते हैं पिक्चर्स इमेजेस होती हैं जो डिपिक्शंस मिली हैं उनसे या फिर उनके घरों के या कोई भी एविडेंस मिलते हैं हर स्मॉल एविडेंस को वो हिस्ट्री रिकन्स्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं रिसर्च करते हैं उसके ऊपर दीज इंक्लूड आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स जो भी आर्कियोलॉजिकल जो भी आर्टिसंस का वर्क था स्पेशली स्कल्पचर मेनली क्या थी स्कल्पचर्स इमेजेस जो बनाई गई थी ऑल्सो वैल्यूएबल आर कंटेम्प्रेरी वर्क्स एंड साथ साथ उसी टाइम पे कंटेम्प्रेरी जो सेम टाइम पे समकालीन जो वर्क थे
लाइक सच द एज द अकाउंट ऑफ मैगस्थनीज के अकाउंट्स, उनकी जो राइटिंग्स थी, उन्होंने जो भी राइट किया था। ग्रीक एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ग्रीक से आए थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। विच सर्वाइव्स इन फ्रेगमेंट्स, सो उनके जो अकाउंट हैं वो फ्रेगमेंट में सर्वाइव करते हैं। फ्रेगमेंट्स मीन्स टुकड़ों पे, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे अकाउंट्स जो है वो सीक्वेंस में हमें मिल गए हों, सब कुछ क्लियर हो गया हो, नहीं, कुछ कुछ पार्ट्स, कुछ बातें वहाँ से, कुछ पॉइंट्स उनके मिले हैं फ्रेगमेंट्स में, टूट फूट होके कहीं कहीं से कुछ कुछ एविडेंस मिले हैं। अनदर सोर्स दैट इज ऑफन यूज्ड इन द अर्थशास्त्र, part of which were probably composed by कौटिल्य और चाणक्य। और सोर्स क्या था जो अर्थशास्त्र में जो भी यूज़ हुआ है, जिन जिन को जो बातें उसमें लिखी गई हैं। अर्थशास्त्र जिसके बारे में किसने लिखा था, किसने कंपोज किया था इसे, कौटिल्य ने। कौटिल्य या फिर चाणक्य, एक ही पर्सन के नेम है दोनों। ट्रेडिशनली बिलीव्ड टू बी द मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्ता, सो ये माना जाता था, बिलीव किया जाता है कि कौटिल्य या फिर चाणक्य वो कौन थे, मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त के। बिसाइड द मौर्यास आर मैंशनड इन लेटर बुद्धिस्ट, जैना एंड पुराणिक लिटरेचर। उसके बाद साथ साथ मौर्यास को कहाँ कहाँ मेंशन किया गया, कहाँ कहाँ उनके बारे में लिखा गया, वो थे जैना, बुद्धिस्ट और पुराणिक लिटरेचर, जो उनकी जो भी राइटिंग्स थी जैनास की, बुद्धिस्ट की, एज वेल एज इन संस्कृत लिटरेरी वर्क्स, उन सब में भी मौर्यास के बारे में लिखा गया। While these are useful, the inscriptions of Ashoka c 272, 268, 231 BCE, सो अशोका की जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये वो टाइम पीरियड दिया है। ऑन रॉक्स एंड पिलर्स आर ऑफन रिगार्डेड एज अमंगस्ट द मोस्ट वैल्यूएबल सोर्सेज। इन सारी चीज़ों के साथ साथ ये जो अकाउंट्स हैं एम्बेसडर मैगस्थनीज के एंड अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के अकाउंट्स हैं, या फिर जो इंस्क्रिप्शंस मिले उनके साथ साथ पिलर्स वगैरह पे जो भी अशोका के टाइम पीरियड में जो इंस्क्रिप्शंस लिखी गई हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वैल्यूएबल सोर्स है हमारे लिए। अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर हु इंस्क्राइब्ड हिज मैसेजेस टू हिज सब्जेक्ट्स एंड ऑफिशियल्स ऑन स्टोन सरफेसेस। सो सबसे पहले रूलर थे अशोका जिन्होंने अपने प्रजा के लिए जो मैसेजेस वगैरह जो देने थे, या अपनी प्रजा या फिर ऑफिशियल्स को, वो किस पे लिखवाए, किस पे एनग्रेव कराए, स्टोन सरफेसेस पे, नेचुरल रॉक्स एज वेल एज पॉलिश्ड पिलर्स, या तो नेचुरली जो रॉक्स होती थी, जिस तरह के पत्थर होते थे वहाँ पे लिखवाया गया, या किसके ऊपर पॉलिश करवाने के बाद पॉलिश्ड जो भी पिलर्स थे उन पे उन्होंने एनग्रेव कराया। ही यूज्ड द इंस्क्रिप्शंस टू प्रोक्लेम व्हाट ही अंडरस्टूड टू बी धम्मा, और इन इंस्क्रिप्शंस को वो किस लिए यूज़ करते थे, धम्मा के बारे में वो क्या समझते हैं, क्या है उनके अकॉर्डिंग धम्मा। धम्मा मीन्स धर्म, धर्म क्या है, हमें किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, कौन से धर्म को किस धर्मा मीन्स रिलीजियस की बात नहीं हो रही, रिलीजन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, हमारा क्या धर्म है, हमारा कर्मास धर्म, हमें क्या करना चाहिए, नॉर्म्स की बात हो रही है यहाँ पे, नॉर्म्स की। दिस इंक्लूडेड रिस्पेक्ट टूवर्ड्स एल्डर्स, जेन्योसिटी टूवर्ड्स ब्राह्मणास एंड दोज हु रिनाउंस्ड वर्ल्डली लाइफ। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो, और जो ब्राह्मणास हैं उनके साथ जेनरोसिटी, तो उनको उनके साथ पोलाइट रहो, एंड और कौन, जो वर्ल्डली लाइफ को, जो सांसारिक जीवन को छोड़ चुके हैं, त्याग चुके हैं, जो होते हैं ना ब्राह्मणा, ऋषि मुनि जिनको बोलते हैं हम, ऋषिज। ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट्स काइंडली, जो भी स्लेव्स हैं या सर्वेंट्स हैं उनको भी बहुत प्यार से, पोलाइटली उनको सर्व करें, ट्रीट करें। एंड रेस्पेक्ट फॉर रिलीजन्स एंड ट्रेडिशंस अदर दैन वंस ओन, अपने ट्रेडिशन और अपने रिलीजन के अलावा जो औरों का रिलीजन है उसकी भी रिस्पेक्ट करें। नेक्स्ट 3.2 एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर। अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, अगर हम आज की बात करें तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन किस पे बेस्ड है, क्या सिर्फ और सिर्फ
जहाँ पे भी जो रहते हैं क्या अपने रूल्स रेगुलेशन सब खुद डिसाइड करते हैं? नो। लाइक अगर हम एज अ कंट्री इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी कौन सी है? दिल्ली। तो वहाँ पे हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वहाँ पे ही हमारा कोर्ट जो है या हमारे पार्लियामेंट है, वहाँ पे हमारे डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो कहाँ पे हैं? हमारे कैपिटल में रहती हैं। तो सिमिलरली हर किसी भी किंगडम की अगर बात करें तो उनकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी होती थी। सो मौर्यन एम्पायर में मगधा की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेन सिटीज़ कौन सी थी? कैपिटल सिटी कौन सी थी? पाटलिपुत्रा। ये हमने प्रीवियस टॉपिक में भी पढ़ा था कि पाटलिपुत्रा पहले क्या थी? वो राजगाह, जो बाद में पाटलिपुत्रा से शिफ्ट हो गई थी। द कैपिटल पाटलिपुत्रा. There were five major political centers in the empire: the capital Patliputra and the provincial centers of Takshila, Ujjaini, Toshali and Suvarnagiri. So in the map you can see Takshila आपको दिखेगा ऊपर, आज के लिए पाकिस्तान में है। सुवर्णगिरी हमारा ये जो यहाँ पर्पल बहुत सारी डॉट्स आपको दिख रही हैं नीचे, साउथ में, इनके बीच में लाई करता है सुवर्णगिरी। एंड तोशाली हमारी ये वाला जो एरिया आपको कलिंगा के आसपास का जो एरिया है यहाँ पे लाई करता है। उज्जैनी ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बीच में, गुजरात के इधर ये उज्जैनी वाला एरिया है जो आजकल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। सो ये क्या होते थे? उनके मेन प्रोविंशियल सेंटर्स थे। मेन सेंटर्स लाइक ये ट्रेड रूट्स पे लाई करते थे, या ट्रेड रूट्स इन्हीं के अकॉर्डिंग बने हुए थे, इन सेंटर्स के अकॉर्डिंग। ऑल मेंशन इन अशोकन इंस्क्रिप्शन, इन सब के बारे में अशोकन इंस्क्रिप्शंस में मेंशन किया गया है। If we examine the content of these inscriptions, we find virtually the same message engraved everywhere. So अगर हम इन जितने भी इंस्क्रिप्शन हैं इन सब को स्टडी करते हैं, एग्जामिन करने के बाद हमें ये पता चला कि हर जगह एक ही मैसेज एनग्रेव किया गया था, एक ही मैसेज दिया गया है। फ्रॉम द प्रेजेंट डे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, आज के टाइम पे जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस हैं कहाँ पे हैं लाई करते हैं? वो पाकिस्तान में। टू आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड उत्तराखंड इन इंडिया। आंध्र प्रदेश साउथ वाला जो एरिया है हमारा, उड़ीसा जो ईस्टर्न पार्ट आ गया, एंड उत्तराखंड जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया आ जाता है, ईस्टर्न नॉर्थ में जो एरिया आता है। तो यहाँ तक क्या था? मगधा मौर्यन एम्पायर जो है वो स्प्रेड हो रखा था। कुड दिस वास्ट एम्पायर हैव हैड अ यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम? तो डेफिनेटली सेम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता था। एपैक्स पे एक रूलर होते थे, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसर्स वगैरह में उनकी ड्यूटीज़ डिवाइड कर दी गई थी। हैव हैड अ यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव, सबके साथ पास क्या सेम ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। हिस्टोरियंस हैव इंक्रीजिंगली कम टू रियलाइज दैट, हिस्टोरियंस को ये रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ अनलाइकली, ये क्या है? डाउटफुली है, डाउट में है। द रीजन्स इंक्लूडेड विद इन द एम्पायर वर जस्ट टू डाइवर्स। सो जो भी रीज़न इस एम्पायर में थे वो क्या थे? बहुत डाइवर्स थे, बहुत उनमें अनेकताएं थी, डिफरेंट थे। इमेजिन द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द हिली टेरेन ऑफ अफगानिस्तान एंड द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी का पता चल जाता है। एक तो हम हिली एरिया जो है अफगानिस्तान का उसका एग्जाम्पल लें, या फिर उड़ीसा की बात करें। देखो उड़ीसा में क्या होगा? डेफिनेटली फ्लड प्रोन एरिया है, तो वहाँ पे नियर द सी फ्लड के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हिली एरियाज़ में डेफिनेटली वहाँ पे भी फ्लड, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम कहें तो हिली एरियाज़ में बहुत सारी नेचुरल अगर हम कहें कैलेमिटीज़ वो आती रहती हैं। हिली एरियाज़ में अगर कहें तो एक हार्श विंटर वाला टाइम आता है जब सरवाइव करना वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह उनमें डिफरेंसेस ऑलरेडी होते हैं, उन एरियाज़ के लिए हम सेम डिसीजन नहीं ले सकते। It is likely that administrative control was strongest in areas around the capital and the provincial centers. So एक और चीज़ जो है वो नोटिस की थी, वो क्या कि ज़्यादा जो बड़े बड़े एरियाज़ थे
या फिर सेंटर्स थे, प्रोविंशियल सेंटर्स, जहाँ पे रिसोर्सेज वगैरह ज़्यादा थे, वो ट्रेड रूट्स पे उनके होते थे, कैपिटल के आसपास वाला जो एरिया था। सो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आसपास के एरियाज़ के ऊपर ज़्यादा था। दीज सेंटर्स वर केयरफुली चूजन, ये सेंटर जो है वो ध्यान से इनको चूज़ किया था, सेलेक्ट किया था कि कहाँ से कौन सा रूट बनता है, किससे कौन से एरिया को कनेक्ट करना चाहिए। बोथ तक्षशिला एंड उज्जैनी बीइंग सिचुएटेड ऑन इम्पोर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट। डेफिनेटली हमने मैप में देखा अभी, तक्षशिला और उज्जैनी जो है वो लॉन्ग रूट पे दूर दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है, आसपास नहीं है। While Swarnagiri, literally the Golden Mountain, was possibly important for tapping the gold mines of कर्नाटका। सो अगर हम बात करें तो स्वर्णगिरी, जिसे क्या माना गया है, गोल्डन माउंटेन, तो वो किस लिए, किस चीज़ को शो करती हैं, गोल्ड माइंस ऑफ कर्नाटका। कम्युनिकेशन अलोंग बोथ लैंड एंड रिफराइन रूट्स वॉज वाइटल। सो कम्युनिकेशन थी, इन जो ये जो सेंटर थे, ट्रेड सेंटर्स थे, इनको आपस में कम्युनिकेट कैसे किया गया था, क्या इनके बीच में लिंक कैसे था, किस तरह ट्रेडिंग होती थी, तो दोनों ही तरह से होती थी, रिवराइन रूट से भी और लैंड रूट से भी। जर्नीज फ्रॉम द सेंटर टू द प्रोविंसेस कुड हैव टेकन वीक्स इफ नॉट मंथ्स। सो अगर हम बात करें जर्नी की, अगर हम बात करें तो अगर एक प्रोविंस से दूसरी प्रोविंस तक जाने के लिए महीने नहीं लगते थे तो वीक्स तो लग ही जाते थे। दिस मीन्स अरेंजिंग फॉर प्रोविजंस एज वेल एज प्रोटेक्शन फॉर दोज हु वर ऑन मूव। अब महीनों के लिए वो जा रहे थे तो डेफिनेटली उनके लिए कुछ ऐसा ऐसा कुछ प्लान किया जाएगा, ऐसे आइडियाज़ वगैरह यूज़ किए जाएंगे जिससे उनको प्रोटेक्शन मिली, जो मूव कर रहे हैं, जो आ जा रहे हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट द आर्मी वॉज एन इम्पोर्टेंट मीन्स फॉर इंश्योरिंग द लेटर। तो इसको इंश्योर करने के लिए, इस प्रोटेक्शन के लिए मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, आर्मी। मैगस्थनीज मेंशन अ कमिटी विद 6 सब कम्युनिटी। मैगस्थनीज की जो राइटिंग्स हैं, जो उन्होंने रिपोर्ट प्रिपेयर की, तो उसमें ये मेंशन किया गया है कि कुछ कमेटीज़ थी और उनके अंडर 6 सब कमेटीज़ थी फॉर कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए। ऑफ दीज वन लुक्ड आफ्टर द, अभी इनमें से ये जो 6 मेन सब कम्युनिटी थी, इनमें से कौन कौन सी थी, एक नेवी के लिए, जो भी हमारे नेवल जितने भी सिस्टम होते हैं उन सबको संभालने के लिए रिवराइन जो भी आर्मी होती है। द सेकेंड मैनेज्ड ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस। सो प्लानिंग वगैरह करना, जितने भी रूल्स वगैरह बनाने हैं या फिर ट्रांसपोर्ट का काम, वो किसके ज़िम्मे था, सेकेंड वाली सब कमेटी के। थर्ड वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड सोल्जर्स। तो जो तीसरे वाली थी कमेटी, सब कमेटी, उसके ज़िम्मे क्या था, फूड सोल्जर्स। एंड द फोर्थ वन फॉर हॉर्सेस, फिफ्थ फॉर चैरियोट्स एंड सिक्स फॉर एलिफेंट्स। तो फोर्थ वाली जो थी वो हॉर्सेस के लिए सब कमेटी थी, हॉर्सेस को देखती थी, मैनेज करती थी सब कुछ, उनकी एक्टिविटीज़, उनका फीडर वगैरह। द फोर्थ, फिफ्थ कौन सी थी, चैरियोट रथ वगैरह जो होते थे। एंड सिक्स वन एलिफेंट्स। द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेकेंड जो हमारी क्या थी, प्रोविज़न और ट्रांसपोर्ट, सारा काम उनके से, सारी प्लानिंग उनको करनी थी, ट्रांसपोर्ट उनको उनके ज़िम्मे था, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी सी ज़्यादा थी। अरेंजिंग फॉर, अब क्या क्या थी उनकी, द एक्टिविटीज़ ऑफ सेकेंड, अब देख लीजिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ थी। अरेंजिंग फॉर बुलक कार्ट टू कैरी इक्विपमेंट, प्रोक्योरिंग फूड फॉर सोल्जर्स एंड फूडर फॉर एनिमल्स। अब देखो इन एक्टिविटीज़ में मेन तो वो थी, उसके बाद क्या क्या करना पड़ता था उनको, जो सेकंड सब कम्युनिटी थी, बुलक कार्ट वगैरह, ये सारे इक्विपमेंट्स अरेंज करने होते थे, सोल्जर्स के लिए खाना अरेंज करना होता था, एनिमल जो मूव कर रहे हैं ना, लाइक उनके साथ जो एलिफेंट या हॉर्सेस मूव करते हैं, बुलक कार्ट वगैरह उनकी जो पुल करते थे, उनका फीडर, उनको खाना खिलाना, ये सब काफ़ी सारे अरेंजमेंट्स करने होते थे किसको, सेकंड सब कमेटी को। रिक्रूटिंग सर्वेंट्स एंड आर्टिसंस टू लुक आफ्टर द सोल्जर्स, और सर्वेंट्स वगैरह को भी रिक्रूट किया जाता था, आर्टिसंस को, सर्वेंट्स लाइक जो भी इन सोल्जर्स को रास्ते में, अब भाई
ऐसा तो नहीं, वीक्स तक, कई सारे वीक लगते थे। इट मीन्स बहुत सारे डेज के लिए ट्रेवल करते थे वो। तो उन डेज में उनको हर चीज़ की ज़रूरत होती है, उनके लिए सर्वेंट रिक्रूट किए जाते थे। Ashoka also tried to hold his empire together by propagating धम्मा। सो इस पूरे के पूरे एम्पायर को एक साथ रखने के लिए, एक साथ रखने का मेन पर्पस था अशोका का, किसकी प्रोपगेटिंग, किसका प्रचार, धम्मा। द प्रिंसिपल्स ऑफ विच एज वी हैव सीन वर सिंपल एंड वर्चुअली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। सो वो प्रिंसिपल धम्मा के जो आज के टाइम पे अगर हम देखें तो सबने यूनिवर्सली, सबने उनको एक्सेप्ट किया है। This, according to him, would ensure the well-being of people in this world and the next. So, इससे क्या इंश्योरमेंट मिलती है उनको, क्या इस चीज़ की श्योरिटी मिलती है कि लोग अगर इन सारे प्रिंसिपल्स को, इन तीनों प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करना, स्लेव्स वगैरह के साथ अच्छे से ट्रीट करना, जो भी हमने रूल पढ़े थे धमा के, तो उनको वो इस वर्ल्ड में भी खुश रहेंगे, यहाँ पे भी उनके लिए अच्छा होगा, और नेक्स्ट वर्ल्ड मीन्स मरने के बाद, लाइक कहते हैं ना स्वर्ग में गया, नरक में गया, तो इस तरह से। स्पेशल ऑफिसर्स नोन एज धम्मा महामत्ता। तो कुछ ऑफिसर्स जो थे वो अपॉइंट किए गए जो इसकी स्प्रेडिंग करें, इसको स्प्रेड करें, तो उनको अपॉइंट किया गया। क्या बोला जाता था उनको, धम्मा महामत्ता, वर अपॉइंटेड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा। हाउ इम्पोर्टेंट वॉज द एम्पायर, एम्पायर कितना इंपॉर्टेंट था, क्या क्या इंपॉर्टेंस थी उस एम्पायर की। व्हेन हिस्टोरियंस बिगेन रिकंस्ट्रक्टिंग अर्ली इंडियन हिस्ट्री इन द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में जब हिस्टोरियंस ने ये हिस्ट्री, इस अर्ली इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया, द एमरजेंस ऑफ मौर्यन एम्पायर वॉज रिगार्डेड एज अ मेजर लैंडमार्क। तो जो मौर्यन एम्पायर की जो एमरजेंस थी, जितना एक्सपेंड वो रखा था, वो उनके लिए एक मेन लैंडमार्क था। इंडिया वॉज देन अंडर कॉलोनियल रूल। उसके बाद अगर 19th सेंचुरी की बात करें तो उस टाइम पे इंडिया कॉलोनियल रूल के अंडर था, एंड वॉज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। सो किसका पार्ट था, ब्रिटिश एम्पायर का। 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी इंडियन हिस्टोरियंस found the possibility that there was an empire in early India, both challenging and exciting. So historians के अकॉर्डिंग 20th सेंचुरी में ये माना गया, ये पॉसिबिलिटीज़ मानी गई हैं कि पुराने टाइम पे इंडिया में दोनों ही तरह के चैलेंजिंग और एक्साइटिंग एम्पायर जो थे वो चैलेंजिंग भी थे और एक्साइटिंग भी थे। Also, some of the archaeological finds associated with the Mauryas, including stone sculptures. So, archaeological finds, कुछ ऐसे स्टोन स्कल्पचर्स वगैरह मिले हैं जिससे मौर्याज के बारे में और ज़्यादा नॉलेज, और ज़्यादा उनके बारे में जानने को, हिस्ट्री रिकन्स्ट्रक्ट करने के टाइम पे बहुत सारी नॉलेज मिली। वर कंसिडर टू बी एग्जाम्पल ऑफ स्पेक्टेकुलर आर्ट टिपिकल ऑफ एम्पायर्स। सो मेनली कौन से एग्जाम्पल थे, स्पेक्टेकुलर आर्ट जो एम्पायर का, एम्पायर्स को उनके बारे में जो आर्ट बताता है, उसमें जो आर्टिशंस ने जो उनके मैसेज देना चाहा है। मैनी ऑफ दीज हिस्टोरियंस फाउंड द मैसेज ऑन अशोकन इंस्क्रिप्शंस वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मोस्ट देयर अदर रूलर्स। सो बहुत सारे लोग जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस में लिखे थे उसको अलग मीन समझते थे, उसका डिफरेंट मीनिंग वो मानते थे, सजेस्टिंग दैट अशोका वॉज मोस्ट पावरफुल एंड इंडस्ट्रियस। सो क्या माना गया था, तो कि अशोका जो थे वो बहुत पावरफुल थे और इंडस्ट्रियस थे। इंडस्ट्रियस लाइक डेवलपमेंट की क्यूरियोसिटी उनमें ज़्यादा थी, आगे बढ़ने की। सो ऑल्सो मोर हम्बल दैन लेटर रूलर्स हु अडॉप्टेड ग्रैंडियोस टाइटल्स। सो उनको बहुत, एंड अशोका पावरफुल होने के साथ साथ बहुत हम्बल भी थे, जो बाद में या उससे पहले जितने भी रूलर्स आए थे उन रूलर्स में सबसे हम्बल टाइप के वो थे, बहुत सॉफ्ट थे, बहुत पोलाइट थे। तो ये उनकी एक अचीवमेंट थी जिसकी वजह से उनको टाइटल दिया गया था। अगर हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा, पियादशी, बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस पे पियादशी लिखा हुआ मिला।
So it is not surprising that nationalist leaders in the 20th century regarding him as an inspiring figure. So 20th century में उनको एक इंस्पायरिंग फिगर समझा गया. इंस्पायरिंग अशोका को, इंस्पायरिंग मीन्स लोगों को इफेक्ट करना, उनको इंस्पायर करना, मोटिवेट करना. Yet how important was the Mauryan Empire? So definitely we all know Mauryan Empire किस लिए इतना इम्पोर्टेंट था. देखो बहुत ज़्यादा टाइम तक वो उसमें रूल में नहीं था, फोर्स में नहीं था, वर्क नहीं करता था. टाइम कितना था? ओनली 150 ईयर्स. अगर हम इसके कंपैरिजन में ब्रिटिशर्स की बात करें तो वो 200 ईयर, मोर देन 200 ईयर इंडिया में रहे थे. इट लास्टेड फॉर अबाउट 150 years, which is not a very long time in the vast span of the history of the subcontinent. So ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है. 150 years इतना ज़्यादा में नहीं है. ईजीली इतना ज़्यादा वास्ट स्पैन नहीं था, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं था, बट फिर भी वो बहुत पावरफुल थे, बहुत ज़्यादा फेमस थे. बिसाइड इफ़ यू लुक एट मैप 2 यू विल नोटिस दैट एम्पायर डिड नॉट एनकम्पास द एंटायर सब कॉन्टिनेंट. अगर हम मैप 2 को देखेंगे तो पूरा का पूरा एरिया उन्होंने कवर नहीं किया हुआ था. एंटायर सब कॉन्टिनेंट उनके अंदर नहीं था. एंड इवन विद इन द फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर, एम्पायर के फ्रंटियर्स कंट्रोल वॉज नॉट यूनिफॉर्म, सेम नहीं थे. जो फ्रंटियर उनका जो कंट्रोल था वो भी सेम नहीं था, यूनिफॉर्म एक जैसा नहीं था. बाय द सेकेंड सेंचुरी BCE न्यू chiefdoms एंड किंगडम्स emerged इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. सेकेंड सेंचुरी BCE तक नए नए chiefdoms और किंगडम्स जो थे वो एमर्ज होते हैं सब कॉन्टिनेंट में. सदर्न एरिया में, साउथ के बारे में हम पढ़ेंगे. सो सोर्स 2, capturing elephants for the army. The Arthashastra lay down minute details of administrative and military organization. So एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो अभी हम पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में अर्थशास्त्र में कुछ छोटी छोटी बातें लिखी हैं, माइन्यूट, बहुत स्मॉल. दिस इज व्हाट इट सेज अबाउट हाउ टू कैप्चर एलिफेंट्स. तो जिसमें से उनमें से ही एक में ये बताया गया है कि एलिफेंट्स को कैसे कैप्चर किया गया था. गार्ड्स ऑफ एलिफेंट फॉरेस्ट असिस्टेड बाय दोज हु रियर एलिफेंट्स. सो जो गार्ड्स थे उनको कौन असिस्ट करता था? जो एलिफेंट्स को पालते थे. दोज हु एनचेन द लेग्स ऑफ द एलिफेंट, जो एलिफेंट्स के पैरों को बांध सकते थे. दोज हु गार्ड द बाउंड्रीज, जो बाउंड्रीज को गार्ड कर सकते थे, एलिफेंट को बाहर नहीं जाने देते थे बाउंड्रीज से. दोज हु लिव इन फॉरेस्ट, जो कहाँ पे रहते थे? जंगलों में. एज वेल एज बाय दोज हु नर्श एलिफेंट्स, और दूसरे कौन? जो एलिफेंट्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करते थे, नरिश करते थे. ओब्वियसली कौन थे वो? फॉरेस्ट में रहने वाले. फॉरेस्ट में ही एलिफेंट्स को वो उनकी केयर करते थे. with the help of 5 or 7 female elephants to help in tethering wild one, trace the whereabouts of herds of elephant by following the course of urine and dung left by so वो जो एबल थे फीमेल एलिफेंट्स को, 5 to 7 फीमेल एलिफेंट जो होती थी उनको बांधने में, उनको जो उनके ट्रेसेस को ढूंढ लेते थे. कैसे? जहाँ जहाँ पे उनके हर्ड्स वगैरह थे, एलिफेंट्स ने जहाँ जहाँ गए थे, जहाँ उनको ले जाया गया था, जहाँ उनको पाला जाता था. किससे? उनके यूरिन और डंग से. जहाँ जहाँ उन्होंने यूरिन एंड डंग जो गोबर वगैरह होता था वो वहाँ पे रिलीज़ किया हुआ उनके एविडेंसेस से. अकॉर्डिंग टू ग्रीक सोर्सेज द मौर्यन रूलर्स had a standing army of 6 lakh foot soldiers, 30,000 cavalry and 9,000 elephants. So उनकी आर्मी में
6 लाख फुट सोल्जर्स होते थे, 30,000 केवलरी। केवलरी क्या होती है? जो हॉर्सेस वाली आर्मी होती है, हॉर्सेस पे घुड़सवार जिनको बोलते हैं। एंड 9,000 एलिफेंट। सम हिस्टोरियन कंसिडर द अकाउंट्स टू बी एग्जग्रेटेड। कुछ कहते थे कि इन अकाउंट्स, ये जो नंबरिंग है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के एग्जग्रेट करके बताई गई है। एक्चुअल में ये नंबर नहीं थे। So enough for today. In our next video we will start next topic, that is new notions of kingship. chiefdoms और kingdoms के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में रीड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में रीड करेंगे. So for today it is enough. Thank you and have a nice day.